वंदे मातरम विद्यार्थियों, हमने जो पेपर आयोजित करवाया है कक्षा 6 एवं कक्षा 7 हमारा राजस्थान से, उसकी आंसर की लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे। इसमें राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में पूछा गया है प्रश्न 1, और इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, और राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से बनाता है सबसे लंबी। तो ये तीनों ही जो कथन है वो सही है। 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। आपको याद रखना है अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक जो लंबी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसी प्रकार से संबंधित जितने भी इससे संबंधित प्रश्न हैं वो आपको तैयार करने हैं। ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं: बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। नवीन पुनर्गठन के बाद यह एक संभाग मुख्यालय है। ये जो तीनों प्रश्नों में विशेषताएं हैं, इनका संबंध किस संभाग मुख्यालय से है? इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर। तो उत्तर क्या होगा? बीकानेर संभाग। इसकी विशेषताएं हैं तीनों ही। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित गांव कोणा किस जिले में है? कोणा गांव। सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित बोरकुंड गांव किस जिले में है? ये दोनों आपको क्रमशः बताने हैं, पहले और बाद में। तो कोणा गांव कहां है? गंगानगर में है। और बोरकुंड गांव कहां है? बांसवाड़ा में। इसका उत्तर होगा 3। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन मरु देश के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है? तो इसमें पहला विकल्प है ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथों में मरु देश का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में मरु देश के अंतर्गत केवल जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र ही शामिल थे। तो ये नहीं है, केवल जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र शामिल नहीं, पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है मरु देश के अंतर्गत आता था। जब आप एक फैक्ट पढ़ते हैं चित्रकला में कि राजस्थान में प्राचीनतम चित्रकार कौन था? श्रृंगधर। कहां का रहने वाला था? मरु प्रदेश का। मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी था, 7वीं सदी में था पहला चित्रकार। तो मरु देश के बारे में बहुत ही पुरानी चीजें कला और संस्कृति में, इतिहास में हमें मिलती है। और इसका तीसरा है मरु देश बाद में कुरु, मद्र और पांचाल जनपदों का विस्तार हुआ था, यहां तक वो विस्तारित हो गए थे। तो ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है। प्राचीन काल में मरु देश के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, आसपास के अन्य जिले भी शामिल थे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के पश्चिम की ओर आते हैं वो सभी इसमें शामिल थे। ठीक है। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। जनपद और उनकी राजधानियों में से आपको असंगत चुनना है। जांगल देश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, बिल्कुल सही है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, बिल्कुल सही है। शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, बिल्कुल सही है। शिवी जनपद की राजधानी टोंक नहीं थी। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका, या उसे मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। और यह है कहां? मतलब ये कहां थी? चित्तौड़गढ़ के आसपास ये मिलती थी। और वर्तमान में हम एक सभ्यता भी पढ़ते हैं, कौन सी? नगरी सभ्यता। आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो प्राचीनतम वैष्णव मंदिर है, भारत का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर है, उसका प्रमाण राजस्थान की एक सभ्यता से मिलता है। कौन सी सभ्यता? यही सभ्यता, नगरी। और ये नगरी सभ्यता है वो एक जनपद मध्यमिका जनपद से संबंधित है। और वो कौन सा जनपद? शिवी जनपद, उसकी राजधानी थी मध्यमिका। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो टोंक, इसका असुमेलित में शब्द है टोंक, वो किस क्षेत्र में आता था? तो विराटनगर, बेराट है वो जयपुर टोंक उसके आसपास था। तो ये इससे संबंधित है, यानी मालवों की शक्ति का केंद्र था। ठीक है। 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह एक कथन दिया गया है। ठीक है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से पंजाब की वीर जातियां राजस्थान में विस्थापित हुई, बिल्कुल। और इसमें राजस्थान के उत्तरी भागों में गणतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई।
ठीक है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में अर्जुनायन जाति आई थी, बिल्कुल सही है। टोंक मेवाड़ जयपुर क्षेत्र में मालवा शक्ति के केंद्र बने, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तीनों ही प्रश्न है वो सही है। तो ये जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बाद में उपजी हुई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राजस्थान के ऐतिहासिक परिदृश्य में आया हुआ जो बदलाव है उससे संबंधित है। ये देखो, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तीनों घटनाएं हुई। मालवों ने जयपुर टोंक क्षेत्र को अपना केंद्र बना लिया। ये आपको याद रखना है कि मालव जनपद इस क्षेत्र से संबंधित, जो अर्जुनायन है वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में फैल गए और इन्हीं हिस्सों में गणतांत्रिक व्यवस्था क्या है, मजबूत हुई। ठीक है। योद्धेय कहां बताओ, बताओ कहां योद्धेय? गंगानगर और हनुमानगढ़, उत्तरी राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां है? कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा एक सही है बाकी सभी गलत हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व जैसलमेर में नहीं है। कहां है? तो ये आता है राजसमंद जिले में, जैसलमेर में नहीं आता, राजसमंद जिले में आता है। राजस्थान की पहली मेट्रो रेल सेवा जयपुर में 3 जून 2015 को, यह बिल्कुल सही है, बढ़िया फैक्ट है। राजस्थान में जो रेलवे की शुरुआत हुई जयपुर से जोधपुर के बीच में नहीं हुई थी। पहली रेल सेवा बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में 20 अप्रैल 1874 को चली थी। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर में नहीं है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? सांगानेर में है। हालांकि यहां हवाई अड्डा है कौन सा? डबोक। डबोक कहां है? उदयपुर में है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 2, जो बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र पर कछवाहा वंश के शासन से पूर्व किस जनजातियों का शासन था? बिल्कुल, कछवाहों से पहले वहां किसका शासन था? कछवाहों यानी दुलहराय ने किसको हराया था? उत्तर क्या है? मीणा और बड़गुजरों को हराया था। तो यह बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो दुलहराय या जिन्हें तेजकर्ण के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किसको हराया था? मीणाओं को हराया था। मीणाओं से भी पहले मतलब कहते हैं कि एक पहाड़ी है, उसका नाम है कालीखो, जिस पर बना है आमेर। आमेर का किला है, कालीखो पहाड़ी पर बना है। तो कहते हैं कि यहां जो बड़गुजर थे पहले, वो मीणाओं के साथ में रहते थे। बाद में मीणा और बड़गुजरों में क्या है कि जो विवाद हो गया था, बाद में बड़गुजर थोड़े से निचले प्रदेश में आ गए। मीणाओं का आदि स्थान माना जाता है कालीखो को, और मीणा और बड़गुजरों दोनों को हराया था किसने? तेजकर्ण दुलहराय ने। उन्हें बाद में क्या है, दौसा पहली राजधानी बनी थी, है ना। ये सारे प्रश्न, जमवा रामगढ़ है, खो है, ये सारे उसी से संबंधित हैं। तो ये बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये रहा तेजकर्ण दुलहराय, इससे संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न, शिलालेखों और उनसे संबंधित राजवंश से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है? ठीक है। घटियाला गुर्जर प्रतिहार, बिल्कुल सही है। बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश, बिल्कुल सही है। चीरवा शिलालेख किससे संबंधित है? मेवाड़, बिल्कुल सही है। सामोली राठौड़ों से संबंधित नहीं है, सामोली संबंधित है मेवाड़ गुहिल राजवंश से संबंधित है। किसके? शिलादित्य के समय का है, यह आपको याद रखना है। कौन सा शिलालेख है? सामोली शिलालेख। और इसमें जितने भी शिलालेख हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। राठौड़ों से संबंधित कौन से हैं? तो राठौड़ों से संबंधित है राय सिंह प्रशस्ति 1594 जूनागढ़ में लगी हुई है। मेहरानगढ़ प्रशस्ति है, मंडोर का शिलालेख है, ये सारे। जो घटियाला शिलालेख है वो प्रतिहारों से संबंधित है, बिजोलिया चौहानों से, और चीरवा रावल समर सिंह के समय की मेवाड़ की जानकारी देता है। तो कहने का मतलब है कि जो शिलालेख है उनसे संबंधित हमें राजवंश याद करने हैं कि वो किस राजवंश से संबंधित है, उनमें कौन सी जानकारियां मिलती है। जैसे एक बिजोलिया शिलालेख है, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे वासुदेव चौहान 551, उससे संबंधित जानकारी मिलती है। सांबर झील के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन जो नगर हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक शिलालेख से संबंधित विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न,
ग्रंथों और साहित्यिक स्रोतों को उनके रचना काल के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो पहला और सबसे नवीनतम है वो कौन सा है? तो ये तीनों क्रमशः सही दिए हैं। पृथ्वीराज विजय जयानक किससे संबंधित है? तो ये है किससे संबंधित? बिसलदेव से संबंधित है। बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ उनके काल का है। उसके बाद है हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो ये नयनचंद्र सूरी जो 14वीं-15वीं शताब्दी इस समय रचित हुआ था। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ये बूंदी के राजा राम सिंह से संबंधित उनके काल में, यानी 1857 की क्रांति है उसके काल की रचना है। तो ये तीनों ही अलग अलग समयावधि की है और ये क्रमशः है 1, 2 और 3, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताना है ये विशेषताएं किस शिलालेख की है। यह शिलालेख 1170 ईस्वी का है। सांभर और अजमेर के शासकों की जानकारी मिलती है। प्राचीन क्षेत्र जैसे जाबालीपुर, शकंभरी है ना, इनकी जानकारी मिलती है। तो वो कौन सा शिलालेख है? उत्तर क्या होगा? बिजोलिया शिलालेख है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में हमें इसमें विचार करना है कि कौन से इसमें सत्य हैं। यहां से कांच की मणियां, हाथी दांत का कंघा, लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं। अगर यहां आता है केवल लकड़ी की नाली तो नहीं, यहां पक्की हुई जो ईंटें हैं, पक्की ईंटों की नाली भी मिली है। लेकिन अगर प्रश्न आता है लकड़ी की नाली सीधा ही, तो बिल्कुल यहां लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। यहां के लोग मृत शरीर को केवल दफनाने की प्रथा से प्रचलित थे। नहीं, केवल दफनाने की प्रथा से प्रचलित नहीं थे, यह गलत है। इसमें क्या है कि 3 विधियां अपनाई जाती थी अंत्येष्टि की। एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। यानी इसमें केवल दफनाने की प्रथा से प्रचलित संबंधित नहीं है। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहां 2 फसलें गेहूं और जौ एक साथ उगाई जाती थी। तो यह भी बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 3। गलत कौन सा है? ये दूसरा केवल वाला, ठीक है। 13वां प्रश्न, राजस्थान के हवाई अड्डों और उनके स्थलों से संबंधित उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान में कहां है? बिल्कुल बाड़मेर में है। सांगानेर कहां है? जयपुर में है। रातानाडा कहां है? जोधपुर में है। बीकानेर में नहीं है। यहां कौन सा है? नाल हवाई अड्डा है। कौन सा है? नाल हवाई अड्डा। और किशनगढ़ हवाई अड्डा कहां है? अजमेर में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3, यानी ये क्या है? गलत है। 14वें प्रश्न में आहड़ सभ्यता के भवन और निर्माण कला से संबंधित हमें इसमें कथन पढ़ने हैं और इसमें पता करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। आहड़ के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। और यहां के मकानों की छतें बनाने के लिए बांस और केलू का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता था। नहीं शब्द नहीं होगा। तो इसका उत्तर है केवल और केवल एक सत्य है। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि यहां के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। यहां छतें बनाने के लिए बांस और केलू यानी मिट्टी के खपरेल का उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक सत्य है, दूसरा असत्य है, ठीक है। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सभ्यता स्थल और असुमेलित युग्म। सुनारी सभ्यता कहां है? झुंझुनू में है। गणेश्वर कहां है? सीकर में है। बागोर कहां है? भीलवाड़ा में है। ईसवाल सभ्यता कहां है? उदयपुर में है। कहां नहीं है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका असुमेलित युग्म है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है नगरी सभ्यता। अमरपुरा गांव की शैल चित्र सभ्यता। ये बढ़िया प्रश्न है, आपको याद रखना है कि नगरी सभ्यता कहां है? चित्तौड़गढ़ में। अमरपुरा गांव की शैल चित्र सभ्यता यानी यहां से शैल चित्र मिले हैं अमरपुरा गांव से, वो कहां से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न, विराट सभ्यता, इससे संबंधित हमें विचार करना है कि कौन से सही है, ठीक है। यहां से महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, विराटनगर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने आगमन किया था और यहां पर बौद्ध मठों के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल बौद्ध मठों के भी हैं।
विहार के भी हैं, चैत्य के भी हैं। अगर यहां आता केवल तो यह गलत हो जाता है ना, ये अभी सही है। यहां से प्राप्त अशोक के भाब्रू शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक क्या है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिल्कुल, भाब्रू शिलालेख में लिखा है अशोक ने बौद्ध धम्म और संघ की नीति अपनाई। इसका मतलब है कि वो किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसमें है तीनों ही सही हैं, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ठीक है, ये रहा। भाब्रू शिलालेख में अशोक द्वारा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई थी, जो उसके बुद्ध होने का प्रमाण है। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रियासती शासन के बारे में हमें इसमें चुनाव करना है। कौन से सत्य हैं? राजा अपने राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक प्रमुख होता था। बिल्कुल होता था। राजा की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती और उसमें मुख्य अधिकारी दीवान यानी प्रधानमंत्री होता था। बिल्कुल। राजा अपनी मर्जी से कानून बनाने और बदलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र होता था राजा। वह जागीरदारों की लिखित अनुमति से ऐसा कर सकता था नहीं, वो निरंकुश होता था राजा उस समय। तो ये तीसरा है, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर कौन सा होगा? केवल 1 और 2 सत्य हैं, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, राजा कानून बनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र था, उसे जागीरदारों से किसी लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, 18वें प्रश्न में, ब्रिटिश प्रभाव के बाद राजस्थान में हुए भू राजस्व सुधारों प्रणालियों के संबंध में कौन सा कथन है जो असंगत है? ठीक है, इजारा पद्धति, राजस्व वसूलने को ठेके, नीलामी की पद्धति देने की प्रथा को इजारा, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। रेतवाड़ी, जिसमें किसान सीधे सरकार को लगान देता था। बिल्कुल सही है। रेख, जागीर द्वारा अपनी जागीर की अनुमानित वार्षिक आय के आधार पर राजा को दिया जाने वाला कर, यानी किसके आधार पर? रेख के आधार पर ही एक सामंत या जागीरदार है राजा को रेख देता था। ठीक है, और भोग, केवल युद्ध के समय जनता पर लगाया जाने वाला विशेष कर, ये गलत है। भोग या हासिल क्या है? कर को कहते हैं, युद्ध से संबंधित इसका संबंध नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। यानी इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। भोग या हासिल युद्ध कर नहीं था, यह राजा या जागीरदार फसल के हिस्से के रूप में लिया जाने वाला नियमित भू राजस्व लगान ही था, जिसे भोग या हासिल कहा जाता था। ठीक है, युद्ध के समय जो कर लिए जाते उन्हें क्या कहते हैं? छटूंद या सैनिक लाग। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय यहां सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी एजीजी कौन था? तो एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, और इसमें बताया गया है कर्नल टोड है, मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शावर्स 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, यह भी इंपॉर्टेंट है। शावर्स मेवाड़ से संबंधित। लॉर्ड कैनिंग है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी ये जितने भी शब्द हैं वो सारे पूछे जाते हैं, चाहे बर्टन से संबंधित हो, चाहे मॉरिसन से संबंधित हो, है ना। जितने भी पॉलिटिकल एजेंट उस समय थे उन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टोड भी इंपॉर्टेंट है, जो हम इतिहास और कला संस्कृति दोनों में इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न है, रियासतकालीन जागीरदारी व्यवस्था के संबंध में इन पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था एक विशुद्ध प्रशासनिक व्यवस्था थी, विशुद्ध प्रशासनिक व्यवस्था जिसका राजा के साथ कोई रक्त संबंध या कबीलाई रिश्ता नहीं होता था। तो यह क्या है? गलत है। कबीलाई रिश्ता होता था, उसे भाईजी कहते थे। ठीक है, राजा के समय जागीरदार अपनी सेना के साथ राजा की सहायता देने के लिए उपस्थित होते थे। बिल्कुल। चाकरी क्या है? चाकरी तो राजा के सामने उपस्थित होना ही सामंत द्वारा अपनी सेना के साथ वो क्या होता था? चाकरी होता था। दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल 2। ठीक है, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल आधार क्या था? रक्त संबंध और सैगोत्रीय कबीलाई रिश्ता था। ठीक है, राजा अपने ही वंश या भाई बंधुओं को जागीरें बांटता था। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक नाम मिलता है रावतबाग सिंह सिसोदिया सामंत, या एक नाम मिलता है पत्ता सिसोदिया,
दो नाम आते हैं जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया, महाराणा उदय सिंह के काल में। तो पत्ता सिसोदिया है सीहोट का ठाकुर था, सामंत था। सिसोदिया था मतलब उसी राजवंश, उसी भाई बंधुओं को जागीरें बांटता था, सीहोट का ठाकुर था। तो इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं। राव चुंडा को क्या मिला था? बेगू मिला था। तो बहुत सारे बढ़िया प्रश्न हमें मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही है। 21वां प्रश्न है, रियासती काल में भूमि के जो प्रकार हैं उनके संबंध में कौन सा असंगत है? खालसा, सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि, बिल्कुल सही है। जागीरी, जागीरदारों या सामंतों के नियंत्रण की, बिल्कुल सही है। भौम भूमि मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि नहीं होती थी। भौम भूमि मंदिरों वाली भूमि होती थी, उसे कहा जाता था शासन। ठीक है। चरनोत भूमि पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई गोचर भूमि होती थी, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा, है ना, भौम भूमि ये मंदिरों और ब्राह्मणों से संबंधित नहीं होती थी। उन्हें क्या कहते थे? शासन, जो मंदिरों को दी जाती थी। ओर्ण भूमि, पुण्य भूमि भी कहते थे। ओर्ण, ओर्ण क्या होता है? कई बार जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो मंदिर होते हैं उनके पास में जो पवित्र पेड़ पौधे वन होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ओर्ण के नाम से जाना जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में सबसे बड़ा ओर्ण 10,000 बीघा में किसका बना हुआ है? बताइए। तो करणी माता का ओर्ण है, राजस्थान में सबसे बड़ा है। और ओर्ण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी, पांचोटा ओर्ण के देवता। ओर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कला और संस्कृति में। ठीक है। एक और बढ़िया प्रश्न इसमें मिलता है हमें, चरनोत भूमि। जो जब कभी एग्जाम में प्रश्न आए कि चरनोत भूमि है राजा के नियंत्रण में नहीं होती थी, तो यह बिल्कुल सही है। चरनोत भूमि राजा के नियंत्रण में नहीं होती थी, यह शब्द बिल्कुल सही करना है आपको। 21वें प्रश्न में चलते हैं। 22वें में, राजस्थान के प्राचीन गणतंत्रों के पतन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद में राजस्थान में गणतांत्रिक व्यवस्था है पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत बनी रही, नहीं बिखर गई थी। ठीक है, पहला गलत है। 5वीं शताब्दी के बाद हूण आक्रमणों ने यहां की पारंपरिक गणतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। यानी सत्य कौन सा है? केवल 2 सत्य है। ठीक है, ये देखो, गुप्त साम्राज्य के राजाओं ने यहां के गणराज्यों को अपने अधीन कर लिया था, जिससे इनकी स्वतंत्रता क्या है? कमजोर हो गई थी, यानी गणतंत्र है समाप्त हो गए थे। जैसे बाद में मध्य एशिया से आए हुए हूण आक्रमण जैसे तोरमान और मिहिर कुल के हमलों ने राजस्थान की सदियों पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। राजस्थान की रियासतों में चौथ और सरदेशमुखी कर क्या होता था? तो मराठा शासकों द्वारा सुरक्षा के बदले रियासतों से वसूला जाने वाला जो कर है वो क्या कहलाता था? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ यानी कुल आय का चौथा हिस्सा, और सरदेशमुखी इसी से तंग आकर अंग्रेजों ने संधि कर ली थी। ठीक है, तो ये दोनों कर इंपॉर्टेंट है। 24वें प्रश्न का उत्तर, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह एकमात्र सी श्रेणी चीफ शिप कमिश्नर प्रांत का राज्य था, बिल्कुल सही है। प्रशासन चलाने के लिए एक विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? धारा सभा। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य हैं। तीनों ही बिल्कुल सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये भी आपसे पूछा जाता है इस धारा सभा के, यानी इस रियासत के। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्धारण के संबंध में आपको कथनों को चुनना है और बताना है कौन सा इसमें सत्य है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रेतीला मैदान है, अरावली के पश्चिम में है, बिल्कुल सही है, अरावली के पश्चिम में है। हाड़ौती पठार उत्तर पूर्वी में नहीं है, दक्षिण पूर्वी में है, तो ये गलत है ना। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2। ठीक है, 26वां प्रश्न है, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, बिल्कुल सही है। यहां विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनसंख्या, घनत्व, पशुधन और जैव विविधता, ये तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या, घनत्व,
बहुत पशुधन और जैविकता पाई जाती है। किसमें? थार मरुस्थल में। इसीलिए इसको कहते हैं धनी मरुस्थल। ठीक है, तो इसमें है कथन ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। बिल्कुल तीसरा उत्तर है इसका सही है। 27वां प्रश्न है, यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ठीक है, राज्य का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यहां चंबल और बनास बाणगंगा जैसी नदियां बहती है। ठीक है, बिल्कुल। यानी ये किस प्रदेश की विशेषताएं हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का, जिसमें नदियां हैं, बिल्कुल दोमट उपजाऊ मिट्टी है ना। जनसंख्या घनत्व इसीलिए ज्यादा है क्योंकि नदियां हैं। 28वां प्रश्न, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली हल्की वर्षा को कहते हैं मावठ और इसके संदर्भ में हमें चुनना है कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बिल्कुल। यह वर्षा है रबी की फसल और विशेषकर उसमें कौन सी? गेहूं के लिए वरदान साबित होती है। बिल्कुल सही है। यह केवल दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में होती है? नहीं। यह कहां होती है? तो यह होती है लगभग राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। यानी इसका उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 2 सत्य है, तीसरा है वो गलत है। 29वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है पूर्व और दक्षिणी पूर्वी भाग में। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे राजस्थान में इस क्षेत्र में बरसात होती है। ठीक है, जल विभाजक रेखा। ठीक है, 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य स्थित उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभाजित करती है, जल विभाजक रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही है। और राजस्थान में अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है ना। कथन ए और बी दोनों पूर्णतः सत्य है। ठीक है, 31वां प्रश्न है, आंतरिक अपवाह नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, यह कथन है, इसके आधार पर हमें बताना है। और ये नदियां राजस्थान के रेतीले धरातल या किसी झील में समाप्त हो जाती है। बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का सबसे छोटा हिस्सा है? नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो कौन सा है? आंतरिक अपवाह का है। यानी इसमें केवल एक सही है, इसका एक उत्तर होगा। ठीक है, 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर चुनना है। ये सब विशेषताएं हैं, किस नदी की विशेषताएं हैं? केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से है। पानी बालोतरा तक मीठा और बाद में नमकीन खारा हो जाता है। किससे संबंधित है? लूणी नदी की विशेषताएं हैं। यानी इसका उत्तर क्या होगा? 3। 33वां प्रश्न, बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां। ठीक है, बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियां। ठीक है, घग्गर नदी शिवाली की पहाड़ियां। ठीक है, कांतले नदी सेवर की पहाड़ियां। ये गलत है। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी? साबी नदी निकलती है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 4। कांतली कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां कहां है? सीकर में। फसलों और जो क्षेत्र है उनसे संबंधित आपको इसमें सुमेलित करना है। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में होता है? अलवर, जयपुर और बाड़मेर में होता है। मक्का कहां होता है? दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। सोयाबीन कहां होता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है। तो ये तीनों ही फसलें हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। और जो 6ठी 7वीं की किताबें हैं उनमें बहुत ही शानदार तथ्य दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 2, 3, 1। ठीक है, राजस्थान में खनिजों के संबंध में असत्य कथनों का चयन करना है। यानी कौन सा असत्य कथन है यह बताना है। ठीक है, चांदी और संगमरमर एकाधिकार है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और सीसा जस्ता जिप्सम में बहुतायत से होता है। बिल्कुल। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। बिल्कुल सही है।
वोलेस्टोनाइट, लिग्नाइट, लोह अयस्क जिप्सम में दूसरे स्थान पर है? नहीं, सभी में दूसरे स्थान पर नहीं है। वोलेस्टोनाइट में तो है पहले स्थान पर, और जिप्सम में भी इसका क्या है? पहला स्थान है इन दोनों में। लिग्नाइट में कौन सा है? दूसरा स्थान है, इसमें सेकंड स्थान है। और लोह अयस्क है, इसमें कौन सा है? फोर्थ स्थान है। तो ये आपको सारे ही याद करने हैं, पहचानने हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 4। ये गलत है। ठीक है। 36वां प्रश्न है, खनिजों को अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहां सभी प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। नहीं, सभी प्रकार के खनिज राजस्थान में प्रचुर मात्रा में नहीं हैं। यहां धात्विक खनिज हैं वो कम मिलते हैं, अधात्विक ज्यादा मिलते हैं। राजस्थान में खनिजों की विविधता तो है, परंतु इनकी मात्रा सीमित है। बिल्कुल सही है, सीमित है, असीमित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल बी सत्य है। ठीक है। उसके बाद 37वां प्रश्न, राजस्थान में उनाड़ू फसल ऋतु को कहा जाता है, यानी उनाड़ू और सियाड़ू। तो रबी होती है उसे उनाड़ू कहते हैं, खरीफ होती है उसे सियाड़ू कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम सुविधाओं में गलत कथन आपको चुनना है। कौन सा गलत है? तो राजस्थान में दवाइयों का निर्माण व विक्रय किया जाता है औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा, यह नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सुकन्या समृद्धि योजना डाक विभाग की मनी ऑर्डर सुविधा का उदाहरण है, यह भी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है। रेलवे में केवल एक जोन है? नहीं, केवल एक जोन नहीं है, रेलवे में 2 जोन है, उत्तर पश्चिमी है और पश्चिमी मध्य रेलवे है। यह इंपॉर्टेंट है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 3। ये गलत है। ठीक है। 39वां प्रश्न है, असंगत युग्म चुनना है। वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर होगा चिंकारा। पालतू पशु में ऊंट। राज्य में नम भूमि है, वेटलैंड, मैनार एवं खींचन है। राज्य की नवीन वन नीति है 2019 में, नहीं है, ये है 2023 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है। आरएसआरटीसी की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी? उत्तर क्या है? 1964 में। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारी बार क्या है? गलत हो जाता है। तो इसका आपको बार बार अध्ययन करना है। 1 अक्टूबर 1964 को। ठीक है। 42वां प्रश्न है, खेजड़ली हत्याकांड जिसे कहा जाता है साका खडाना। यह शब्द है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि खडाना क्या होता है। विश्नोई संप्रदाय में पर्यावरण संरक्षण के हितार्थ जो लोगों ने बलिदान दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? खडाना कहलाता है। ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। यह जोधपुर में महाराजा अभय सिंह के काल में 1730 की घटना है, बिल्कुल सही है। 363 स्त्री पुरुष हैं, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में बलिदान हो गए थे, बिल्कुल सही। अगर यहां पर आता रामोजी विश्नोई तो भी सही है। रामोजी विश्नोई और अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में इन्होंने ये सब किया था। इनकी स्मृति में यहां पर एक क्या है? मृगवन उपवन स्थापित किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। इस गांव में मेला भरता है, कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नहीं है, शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला भरता है, बिल्कुल सही है। मतलब ये उत्तर गलत है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। ठीक है। यानी मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। कहां? खेजड़ली। खेजड़ली कहां है? जोधपुर में। इसमें आपको उत्तर चुनना है, बताना है किस लोक देवता से संबंधित ये सारे कथन हैं। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊंटों के देवता माना जाता है, ऊंट बीमार होने पर इनकी मन्नत की जाती है, और जब ऊंट सही हो जाता है तो इनकी बांची जाती है फड़। किसकी? पाबूजी की। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? पाबूजी। सभी प्रश्न। राजस्थान की लोक संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहारों को कालक्रमानुसार आपको बताना है। इनमें सबसे पहले कौन सा आता है? शीतलाष्टमी, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र माह में आती है सबसे पहले।
उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है, ये 2 नंबर पर है। और उसके बाद में आती है आखातीज वैशाख शुक्ल तृतीया, ठीक है, ये 3 नंबर पर है। और उसके बाद में आती है छोटी तीज यानी सावन तीज, सावन शुक्ल तृतीया, ये 4 नंबर पर। तो उत्तर क्या होगा, डी बी ए सी, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न है। चाहे त्योहार हो, चाहे शासक हो, चाहे कोई राजनीतिक संस्था, कोई समाचार पत्र, इतिहास कला संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, खासकर जैसे आभूषण हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें इस दृष्टि से देखने हैं कि कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में, क्योंकि अभी जो सरकार पेपर लेती है उसमें इस पैटर्न से प्रश्न बन रहे हैं। कौन सा युग्म असंगत है, गीदड़ शेखावाटी बिल्कुल सही है, गेर मेवाड़ और बाड़मेर बिल्कुल सही है, ढोल जालोर है, डांडिया कहां होता है, मारवाड़ में, ठीक है। ये क्या है, गलत है। हस्तशिल्प और उत्पादों से संबंधित हमें सुमेलित चुनना है कि कौन सा सही है। तो थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहां की है, बीकानेर की है। ब्लू पोट्री कहां की है, जयपुर की है। मथानिया मिर्च कहां की है, जोधपुर की है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3, 1 नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये जितनी भी हस्तकलाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट है। यह भी हस्तकला से संबंधित है। इनमें बताना है कौन सा गलत युग्म है। लकड़ी की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है, जेठाना डूंगरपुर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कठपुतली निर्माण राजस्थान में कहां होता है, चूरू में नहीं होता। राजस्थान में कठपुतली निर्माण कहां होता है, उदयपुर में। और अगर उदयपुर नहीं है तो उत्तर में होगा बस्सी। बस्सी कौन सा, चित्तौड़गढ़। तो आपको याद रखना है लकड़ी से संबंधित भी यहां पर लकड़ी की मूर्तियां दी गई है। जेठाना डूंगरपुर सही है, काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक केंद्र है राजस्थान में काष्ठ कला से संबंधित, कौन सा है, बस्सी चित्तौड़गढ़। टेराकोटा है, मोलेला के अलावा अलवर और बाड़मेर में भी प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, सही है ये बिल्कुल। कांच पर स्वर्णिम नक्काशी प्रतापगढ़, ठीक है। थेवा कला यानी कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है, वो थेवा कला। कांच पर स्वर्णिम नक्काशी एक ही बात है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, कठपुतली। जो चूरू है वो किससे संबंधित है, चंदन से संबंधित। चंदन की कलाकृतियां, काष्ठ कला, चंदन की जो काष्ठ है वो कहां से संबंधित है, चूरू से संबंधित है। पवन जांगिड़ कहां से संबंधित है, चूरू से संबंधित है। चंदन चितेरा, ठीक है। राजस्थान की हस्तकला में कई कपड़ों को अलग अलग प्रकार से काटकर किसी कपड़े पर सिल देना क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं चटपटी या पेचवर्क कहलाता है। और ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर और शेखावाटी। यानी कोई कपड़ा लिया जाता है, उस पर मनचाहा डिजाइन बनाया जाता है, उस डिजाइन को काटा जाता है, उस डिजाइन को किसी दूसरे कपड़े पर सिल दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, चटपटी या पेचवर्क। योग और ध्यान विधियों के इतिहास और महत्व के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है, यह हमें चुनना है। पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग का विवरण दिया है, बिल्कुल सही है। प्राणायाम 3 प्रकार के और आसन लगभग 84 प्रकार के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सूर्य नमस्कार में इन 84 आसनों में से एक है, तो ये एक नहीं है। सूर्य नमस्कार में कई आसन शामिल होते हैं, यानी इसमें उत्तर है केवल 3, 2 नंबर उत्तर है, ठीक है। 48वां 49वें का उत्तर क्या होगा, अष्टांग योग के बारे में हमें बताना है, ठीक है। अष्टांग योग में 8 अंगों में यम पहला है और समाधि अंतिम है, बढ़िया प्रश्न है। और अनुशासन को नियम शब्द से अभिहित किया गया है, यह भी हमें ध्यान होना चाहिए। ध्यान एवं साधना को अष्टांग योग में समाधि कहा गया है, बिल्कुल सही है। ये सभी प्रश्न क्या है, सही है, सभी सत्य है, ठीक है। प्रेक्षा ध्यान केंद्र जैन आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा प्रतिपादित पद्धति प्रेक्षा ध्यान जो केंद्र है वो है। और विपश्यना का संबंध किससे है,
बौद्ध परंपरा से संबंधित है, सजगता पर आधारित है, चेतना आध्यात्मिक चेतना पर आधारित है। राजयोग जो माउंट आबू में है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनसे संबंधित है। अष्टांग योग पतंजलि से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2, 1, 4, 3, विकल्प 2 सही है। राजस्थान में जो आरक्षित वन है उन पर विचार करना है और आरक्षित वनों से संबंधित पूरी तरह से ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इन वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने पर आंशिक छूट नहीं दी जाती क्योंकि ये आरक्षित होते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। 1/3 से अधिक भाग इसमें आता है, तो बिल्कुल लगभग 37% इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा गलत है, यानी उत्तर होगा 1 और 3। दूसरा ऑप्शन इसमें उत्तर है। वन्य जीव अभयारण्य और वन्य जीवों की विशेषता, उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके बाद में सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है जो उड़न गिलहरी से संबंधित है। कुंभलगढ़ अभयारण्य है जो राजसमंद में है, भेड़िए से संबंधित है। सुंधा माता जालोर भालू से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। इसका उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। राजस्थान के दक्षिणी भागों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है यह वन, और इसकी विशेषता है कि इसकी लकड़ी मजबूत होती है। ठीक है, इससे कृषि औजार और इमारतें बनती है। ठीक है, इन वनों को कहते हैं मानसूनी वन। ठीक है, तो वो कौन से वन है? वो है सागवान, शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, यह बढ़िया प्रश्न है। 54वां है वन्य जीव अभयारण्य और उनके जिलों से संबंधित जो फैक्ट दिए गए हैं उन्हें चुनना है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य केवल कोटा जिले में है, तो केवल कोटा जिले में नहीं है, यह कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ और बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है, बिल्कुल है। सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल है। यानी इसमें केवल एक असत्य है, 2 और 3 क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद है 55वां प्रश्न। राजस्थान में वनों का प्रतिशत इसके कुल भूभाग के 9.60%, लगभग 9.57 है क्या? हाँ, और 10% भाग पर ही है। ठीक है, और राजस्थान एक शुष्क व अर्ध शुष्क राज्य है, बिल्कुल है। यहां वर्षा की भारी कमी है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यहां वनों का प्रतिशत पर्याप्त है, नहीं है। वन बहुत कम है, 10% ही है। कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल 1 सही है। राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां है? जोधपुर में है। ठीक है, आफरी है ना। तांबा उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में युग्म दिया गया है, इसमें कौन सा गलत है? खेतड़ी झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। खोदरीबा अलवर में है। गणेश्वर सीकर में है। मोरिजा बानोला है, वो जयपुर में तो है लेकिन तांबा से संबंधित नहीं है। मोरिजा बानोला किससे संबंधित है? लोह है। इसलिए ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहां पूछा है इनके बारे में गलत युग्म चुनना है, तो ये है। रावत भाटा के बाद में राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित होने जा रहा है? तो बांसवाड़ा में, नापला गांव बांसवाड़ा में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये। 59वां प्रश्न है राजस्थान में खनिज तेल के संबंध में विचार कीजिए।
मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये तेल कुएं हैं, कहां हैं? बाड़मेर में हैं। राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल को साफ करने के लिए बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी है, बिल्कुल है, पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर में। और इसके अलावा राजस्थान के कुल घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में 1/3 से अधिक योगदान देता है, नहीं देता है। 1/3 यानी 33%, इतना नहीं देता है। कितना देता है? करीब करीब 22 से 23% का योगदान रखता है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा 1 और 2 सत्य हैं, तीसरा है वो असत्य है। ठीक है। सिंचाई साधन से संबंधित है कि कहां पर किस प्रकार के साधनों से सिंचाई होती है? ट्यूबवेल और कुएं, जयपुर, अलवर, धौलपुर। ठीक है। नहरें, गंगानगर, हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है। तालाब, भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। कोई भी असंगत नहीं है। ठीक है, कोई भी असंगत नहीं है, सभी सही है। यह व्याख्या पढ़ लेनी है आपको, है ना। रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? कौन है जल पुरुष? कौन है? राजेंद्र सिंह। और अशोक टांग कौन है? कैमलमैन। सलीम अली कौन है? तो बर्डमैन है। कैलाश सांखला कौन है? तो कैलाश सांखला है टाइगरमैन। ये सभी जो लोग हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योगदान दिया है इन्होंने, इन सभी के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है। 62वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 826, यानी ये लिखा हुआ है उल्टा। तो न तो एक सत्य है और न ही 2 सत्य है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण है 826, पूर्व से पश्चिम है 869। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज घोषित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इससे राजस्थान के बाजरा, ज्वार और अन्य लघु मोटे अनाजों को वैश्विक निर्यात और प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिला है। ठीक है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया है तो इससे आधारित चीजें भी बहुत सारी बनेगी। तो यह बिल्कुल सही प्रभाव है इसका, है ना। कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ शामिल है, जोधपुर शामिल नहीं है, गागरोन शामिल है, जैसलमेर शामिल है, रणथंबोर शामिल है ना। चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर और कुंभलगढ़। कितने किले हैं टोटल? 6 किले हैं। और आपको याद रखना है कौन सा नहीं है? जोधपुर नहीं है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और उसमें जोधपुर ऑप्शन मिलता है। इसका उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4 और 5। तो इसका उत्तर होगा 1, 3, 4 और 5। 2 नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 3। ठीक है, 3 उत्तर होगा। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है। लघु मोटे अनाजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सावा, कुटकी, कोदो, कांगणी के रूप में स्थानीय तौर पर उपलब्ध हैं। ये सभी नाम आपको याद करने हैं। ये फसलें हैं राजस्थान में, मोटे अनाज हैं। ठीक है। इनमें ग्लूटेन पाया जाता है, मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक नहीं, हानिकारक नहीं है, ये लाभकारक है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2, केवल 1 सत्य है। ठीक है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों में बाजरे के साथ में मिश्रित खेती के रूप में कौन सी फसलें हैं जो ज्यादा बोई जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मूंग, मोठ और ग्वार, जो बाजरे के साथ में ज्यादातर बोई जाती है मिश्रित फसलों के रूप में।
राजस्थान में कृषि उपज के विपणन को सुव्यवस्थित करने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों के शोषण से मुक्ति से के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1974 में की गई थी। ये बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी गतिविधि कृषि विपणन का हिस्सा नहीं है? तो परिवहन है, भंडारण है, ग्रेडिंग है, बुआई और सिंचाई नहीं है। ये विपणन से संबंधित नहीं है, ये प्राथमिक से संबंधित है ना। सबसे पहले उसके बाद में है 69वां, राजस्थान सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में ई नाम पोर्टल अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ठीक है, इसके परिणाम कौन से हो सकते हैं? तो इसमें किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में व्यापारी को ऑनलाइन बेच सकेंगे, बिल्कुल बेच सकेंगे। बिचौलियों आढ़तियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो ये नहीं है, पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाएगी। किसानों को उनकी उपज का पारदर्शी तरीके से वास्तविक समय मूल्य पर मूल्य मिलेगा, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 3। व्यवहार में बिचौलियों या आढ़तियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बल्कि उनके कार्य डिजिटल और विनियमित हो जाते हैं। ये बढ़िया तथ्य है। राजस्थान की किस मंडी को इसबगोल घोड़ा जीरा के प्रसंस्करण और विपणन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है वो जगह? तो कौन सी है? भीनमाल। भीनमाल कहां है? जालोर में है। इसबगोल घोड़ा जीरा। ठीक है। राजस्थान में व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में गलत युग्म चुनना है। प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई थी। ठीक है। घाणी, तेल, गुड़, खांड सारी संबंधित उद्योगों का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आपको याद रखना है। ये जो छोटे उद्योग हैं इनसे संबंधित, इन पर नियंत्रण कौन करता है? राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग नहीं, सबसे बड़ा है, दूसरा नहीं है। दूसरा तो खांडसारी है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? 3, ये उत्तर होगा। उसके बाद में जो 72वां प्रश्न है, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चुनना है हमें कि कौन सा सही कूट है। रिको द्वारा राज्य में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो कोटा है, जोधपुर है, गंगानगर है और अलवर है। 4 फूड पार्क हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। इनका उद्देश्य होता है कृषि आधारित उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। ये कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में है। ठीक है, तो सभी सही है, तीनों ही सही है। ठीक है। वस्तु निर्यात और व्यापारी केंद्रों से संबंधित है। तो संगमरमर और ग्रेनाइट, मकराना, जालोर यहां से संबंधित है। और हस्तशिल्प और छपाई, सांगानेर और बगरू, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट छपाई है ना, नामदेवी छिपा, वो सब वहां से संबंधित है। ग्वारगम और मथानिया मिर्च कहां से संबंधित है? तो जोधपुर से संबंधित है। सिंथेटिक धागा, सूत, यार्न भी कहते हैं इसे, सिंथेटिक यार्न, ये कहां से संबंधित है? उत्तर क्या है? भीलवाड़ा से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा 1। ठीक है। उसके बाद में है, राजस्थान में कौन सा शहर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में जाना जाता है? तो बीकानेर है एशिया में सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में है 75वां प्रश्न, इनको कालक्रमानुसार सजाना है। ये जितने भी शासक हैं, तो ये इससे संबंधित पहले भी एक प्रश्न आया था जो ऐतिहासिक रचनाओं से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? इसमें सबसे पहले आएंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का काल है 1177 से 1192, सबसे पहले आएंगे, है ना। 2, उसके बाद महाराणा कुंभा आएंगे 1433 से 68 के बीच में। उसके बाद आएंगे महाराणा सांगा,
है ना। इनका काल है 1509 से 1530 और उसके बाद में आएंगे महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी, यानी राजा हैं, इनसे संबंधित शासक आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो सरल हैं। अगर आपसे प्रारंभिक शासक जो बाप्पा रावल से पहले के हैं, है ना, वो अगर आपसे पूछ लिए जाए, या बाप्पा रावल के बाद में जित्र सिंह तक जो राजा हैं, छोटे छोटे राजा हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए, जैसे खुमान है, खुमान प्रथम है, खुमान द्वितीय है, उनके बारे में पूछ लिया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। उनसे संबंधित भी आपको पढ़ने हैं प्रश्न, खासकर कौन से क्रम वाले। किस शासक को बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ रावजेत शिरोछंद में कलयुग का कर्ण कहा है? तो लूण कर्ण को कहा है कलयुग का कर्ण। किसने? बिठू सूजा ने। किस ग्रंथ में? रावजेत शिरोछंद में। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा व्यक्ति इसमें शामिल था? ठीक है, तो इसमें 1, 2 व 5 यानी नानाजी पटेल, ठाकरी पटेल और ब्रह्मदेव संबंधित थे। पृथ्वी सिंह गोठड़ा और नेतराम का संबंध किससे है? तो ये है सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, कौन सा किस किसान आंदोलन या प्रजामंडल से संबंधित था या नहीं था। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला जंतर मंत्र कहां स्थित नहीं है? तो कहां नहीं है? कन्नौज में नहीं है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बनारस में है, मथुरा में है ना। ठीक है, और ये बढ़िया प्रश्न है। सवाई जय सिंह द्वारा 500 में सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर है। और पहले स्थापित कौन सी है? दिल्ली वाली है। जयपुर में एक सौर घड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई घड़ी है, जिसे कहते हैं सम्राट यंत्र। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कन्नौज। कन्नौज नहीं है, कहां है? उज्जैन में है। ये 5 है। बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्णतः अहिंसक रहा और भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है, और इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया और बाद में विजय सिंह पथिक ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो दोनों ही सही है, लेकिन ये पहले वाला है, इसकी व्याख्या नहीं करती कि कैसे ये अहिंसक था और कैसे इसने इतना लंबा ये चला था। बिल्कुल, तो इसका उत्तर होगा 2, यानी दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। इन्हें सुमेलित करना है ना। किसान आंदोलनों का गठन कब हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था। बेगू 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, और उसके बाद में बूंदी या जो बर्ड किसान आंदोलन है उससे संबंधित 1922 में, और जो अलवर किसान आंदोलन है सुअरों की समस्या से संबंधित 1925 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। उत्तर 4 है इसका। इन हत्याकांडों को उनके क्रमानुसार बताना है, यह भी सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 17 नवंबर 1913 को कौन सा? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, 1 नंबर। उसके बाद में है डाबी हत्याकांड, कब? 1923 में। और उसके बाद में कौन सा है? नीमूचाना है, 14 मई 1925 को हुआ था। और लास्ट में है 1947 में हुआ था, वो कौन सा है? डाबड़ा डीडवाना वाला। तो ये क्रमशः आपको बताने हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है। जगह पूछी जा सकती है, व्यक्ति पूछे जा सकते हैं, वर्ष पूछे जा सकते हैं। वागड़ के गांधी कौन है? तो वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, उसके बाद है प्रजामंडल और उनकी स्थापना के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको बताना है। इनमें सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल 1931 में, है ना, 1931 में भी, 36 में भी, लेकिन 1931 में सबसे पहले बना था। उसके बाद में है बीकानेर 1936 में, और उसके बाद में है मेवाड़ 1938 में,
और सबसे अंत में है झालावाड़ 1946 में, यानी 1, 2, 3 और 4, ये लगातार क्रम है जो इसका सही युग्म है। इसमें असंगत युग्म चुनना है। वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, वनस्थली विद्यापीठ रतन शास्त्री, चाहे हीरालाल शास्त्री हो चाहे रतन शास्त्री हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। जल जंगल जमीन आंदोलन मामा बालेश्वर दयाल, ये कई बार जैसे कांस्टेबल के पेपर हैं उनमें पूछा गया प्रश्न है। टोडगढ़ में नजरबंद, जोरावर सिंह बारहट को नजरबंद नहीं किया गया था, तो ये बिल्कुल असंगत युग्म है। टोडगढ़ में किसे बंद किया गया था? तो टोडगढ़ में बंद किया गया था विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को। उनमें से पथिक जी हैं वो भाग गए थे, है ना, भूप सिंह से उन्होंने अपना नाम रख लिया था विजय सिंह पथिक। जोरावर सिंह है, इन्हें कभी भी किसी भी किले में कैद नहीं किया गया। इनके जो चाचा थे जिनका नाम था डूंग जी, उन्हें आगरा के किले में बंद किया गया था, लेकिन इन्हें कहीं भी कैद नहीं किया गया। बाद में क्या है, इन्हें बीकानेर के जो राजा है रतन सिंह, उन्होंने शरण में ले लिया था, उनकी निगरानी में रहे थे, लेकिन कभी जेल में बंद नहीं रहे थे। जोरावर सिंह जो बारहट है वो अमरदास बैरागी के नाम से घूमते थे, ठीक है। अच्छा, वो जोरावर सिंह, मैं जवाहर सिंह की बात कर रहा था, जवाहर जी, है ना, वो भी कभी बंद नहीं रहे थे। और जोरावर सिंह बारहट है, ये भी कभी बंद नहीं रहे थे। मालवा में क्या है, ये भूमिगत होकर अमरदास बैरागी की भूमिका में इधर उधर घूमते रहे थे, ठीक है। उसके बाद में है सती प्रथा से संबंधित, विभिन्न प्रथाओं से संबंधित युग्म आपको चुनना है। तो सती प्रथा बूंदी 1822, ये युग्म है। उसके बाद में है कन्यावध कोटा 1831। उसके बाद है समाधि प्रथा जयपुर 1844 और त्याग प्रथा 1847 मारवाड़, ठीक है। तो इसमें उत्तर होगा 2, 4, 1 और 3, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में भील समुदाय में सामाजिक और नैतिक उत्थान से संबंधित हैं। भगत पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने शराब छोड़ने, चोरी न करने, स्वच्छता रखने और पढ़ाने पर जोर दिया था। 1903 में सम सभा की स्थापना हुई थी। हालांकि किताबों में मिलता है 1883, लेकिन 7th वाली राजस्थान अध्ययन की किताब है हमारा राजस्थान, उसमें 1903 दिया गया है। तो ये सभी किससे संबंधित हैं? गोविंद गुरु से संबंधित हैं, ठीक है। जयपुर में किसने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से, उदयपुर में किसने सभी के लिए शिक्षा से 21 अगस्त 1937 को राजस्थानी विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी? तो उत्तर क्या है? जनार्दन राय नागर, ठीक है। राजस्थान विद्यापीठ संस्था किसने स्थापित की थी? जनार्दन राय नागर ने। कब की थी? 1937 में। बढ़िया प्रश्न है, शानदार है। उसके बाद है इन कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन से संविधान सभा में शामिल हुए थे, कौन से व्यक्ति थे, नहीं थे। तो दलेल सिंह कोटा से गए हुए थे, बलवंत सिंह है उदयपुर से संबंधित, और रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि बने थे। यानी तीनों ही क्या है? सही है, ठीक है। संविधान सभा में नंदलाल बोस के नेतृत्व में किस चित्रकार ने अपूर्व योगदान दिया था? उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का बेल, नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र संविधान के मूल पृष्ठों पर चित्रित किया था। वो कौन थे? वो थे कृपाल सिंह शेखावत। हालांकि इनका नाम आप किस में पढ़ते हैं? ब्लू पोट्री में। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री को विश्व प्रसिद्ध बनाने वाला, ब्लू पोट्री में 25 आधुनिक रंगों का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत है। इनका संबंध ब्लू पोट्री से है, लेकिन इन्होंने संविधान के मूल पृष्ठों को चित्रांकित किया था। यह बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 में हुआ। समाज सेवा के लिए राजकीय सेवा त्याग दी, वकालत की, देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसके बारे में है? हीरालाल
शास्त्री के बारे में है। ठीक है, पुत्री शांताबाई थी, उनकी स्मृति में जीवन कुटीर जो वनस्थली विद्यापीठ है उसकी स्थापना की थी। ये बढ़िया प्रश्न है। उसके बाद है संविधान सभा में भाग लेने वाले प्रशासनिक अधिकारी जो उनके प्रधानमंत्री हैं उनका युग्म है, इनमें से कौन सा गलत है? तो टी कृष्णाचारी जयपुर बिल्कुल सही है, वेंकटाचारी जोधपुर बिल्कुल सही है, टी विजय राघवाचारी है वो कोटा से संबंधित नहीं थे, वो मेवाड़ रियासत से संबंधित थे, है ना। सरदार के एम पणिकर बीकानेर से संबंधित थे। तो इसमें तीसरा है जो युग्म है गलत है। यूनेस्को में शामिल जो स्थल हैं उन्हें कब कब शामिल किया गया था? केवलादेव को सबसे पहले शामिल किया गया था, कब? 1985 में। और 6 ऐतिहासिक किले 21 जून 2013 को शामिल किए गए थे। उसके बाद में जयपुर का परकोटा है, इसे 2019 में शामिल किया गया था। कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया था। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन 2, 1, 3 और 4। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में स्थान दिया गया है, बिल्कुल सही है। यह उद्यान मध्य एशिया से आने वाले साइबेरियन क्रेन, सारस और सैकड़ों प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रजनन और शीतकालीन आवास उपलब्ध करवाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यानी इसका उत्तर होगा 1 और 2, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, ये पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यूनेस्को धरोहर जो किले हैं उनको निर्माण काल के अनुसार व्यवस्थित करना है, ये बढ़िया प्रश्न है। तो इनमें जो सबसे पहला है वो चित्तौड़गढ़ है जो लगभग 7वीं सदी में निर्मित हुआ था। उसके बाद में है जैसलमेर दुर्ग जो लगभग 12वीं सदी यानी 1155 ईस्वी में, है ना, शामिल हुआ था, बना था। उसके बाद में है कुंभलगढ़ 1448 से लेकर 58 में यानी 15वीं सदी में बना था। तो इसका उत्तर क्या होगा? BCA, 1 नंबर उत्तर होगा इसका। उसके बाद है राजस्थान में मोटे अनाजों की उपलब्धता और महत्व के बारे में हमें इसमें से बताना है कि कौन से सत्य हैं। तो जो मोटे अनाज हैं राजस्थान में वो मृदा के कटाव को कम करके जैविक चक्र को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। ये कम लागत यानी कम पानी, कम खाद और खुद के ही बीज यानी तैयार होने वाली घाटे रहित खेती है, बिल्कुल सही है। इसमें आयरन, रागी में कैल्शियम, ज्वार में रोग प्रतिरोधकता के गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, पाए जाते हैं। विषम मौसम को सहन करने की क्षमता के कारण जलवायु लचीला भी माना जाता है, बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान की चरम परिस्थितियों में भी ये उगाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है? सत्य है। वर्ष 2019 में यूनेस्को की धरोहर सूची में जयपुर परकोटा को शामिल किया गया और इसमें नगर योजना व वास्तुकला में सवाई जय सिंह के किस दरबारी का महत्वपूर्ण योगदान था? किसका दरबारी? सवाई जय सिंह, जिसने 7 द्वार 9 चौकड़ियों में इसे व्यवस्थित किया था। तो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार। आपको याद रखना है विद्याधर भट्टाचार्य हैं, इनके वास्तुकार थे। सम्राट जगन्नाथ हैं, वो इनके गुरु थे। यानी इन्होंने ही जयपुर की क्या रखी थी? नींव रखी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उसके बाद में है सुमेलित करना है आपको इन युग्मों को। इसमें से ई मित्र है वो जो नागरिकों को एक ही छत के नीचे डिजिटल सरकारी सेवाएं देते हैं, इससे संबंधित है। और राजकाज है, ये सरकारी विभागों में जो फाइलें हैं उनको ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी वो कहां तक पहुंची उसका काम उससे संबंधित है। शाला दर्पण है, ये स्कूलों से संबंधित है। राज ई वॉलेट है, इसमें डिजिटल दस्तावेज रखे जा सकते हैं, यानी कि इसका उत्तर होगा 2 नंबर। ठीक है। राजस्थान सरकार ने सभी छात्रवृत्तियों, पेंशन और सब्सिडी के
भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को अनिवार्य कर दिया है, बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। और इससे सरकारी योजनाओं में होने वाले वित्तीय भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, ठीक है, बिल्कुल। इससे खाता न रखने वाले नागरिकों को सरकारी लाभ, तो खाता तो होना ही चाहिए तभी डीबीटी हो पाएगा, इसलिए केवल निष्कर्ष एक सही है। SDBSP पोर्टल का उपयोग विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है? तो यह शैक्षणिक योजनाओं और छात्रवृत्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है, निम्न में से कौन सी गतिविधि साइबर क्राइम की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो हैक करके उसका डेटा चुरा लेना, लीक कर लेना, यह शामिल है। कंप्यूटर में उसकी अनुमति से एंटीवायरस डालना यह नहीं है, क्योंकि अनुमति से एंटीवायरस डाल रहा है, ना कि बिना अनुमति के वायरस डाल रहा है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह शामिल नहीं है। यूजर का पीछा करना, आपत्तिजनक मैसेज करना, यह शामिल है। कंपनी के सीक्रेट प्रोजेक्ट की डिजिटल फाइलें हैं वो चोरी छुपे दूसरी कंपनी, प्रतिद्वंदी कंपनी को बेच देना, यह भी साइबर क्राइम की श्रेणी में शामिल है। तो विद्यार्थियों, हमने ये 100 प्रश्न हल किए हैं, ये सभी आपको भाटिया आश्रम के ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे पीडीएफ सहित, और इन सभी को आपको पढ़ना है। आगामी जो पेपर होगा वो शीघ्र अतिशीघ्र आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।